नमस्कार दोस्तों। देखिए, बात करें अब तक हम राजस्थान के भूगोल की, तो राजस्थान के भूगोल में अब तक हम सामान्य परिचय के बाद में भौतिक प्रदेशों को पूरा पढ़ चुके हैं। और भौतिक प्रदेशों के बाद में हमने जो स्टार्ट किया था वो किया था अपवाह तंत्र को। और अपवाह तंत्र की बात करें तो अपवाह तंत्र में अब तक हम अपवाह तंत्रों के वर्गीकरण के बारे में, जल के वितरण के बारे में और राजस्थान में जो अपवाह तंत्र है उसके कितने प्रकार हैं उस बारे में चर्चा कर चुके हैं। और 3 प्रकारों को हमने राजस्थान में देखा था। उन 3 प्रकारों में से सबसे पहले हमने जो लिया था वो लिया था आंतरिक अपवाह तंत्र को। आंतरिक अपवाह तंत्र में हमने जितनी भी सारी नदियां थी, लगभग 13 नदियों के बारे में हमने उसमें अध्ययन किया था। उसके बाद में देखिए, राजस्थान में दूसरा जो अपवाह तंत्र आता है वो आता है अरब सागरी अपवाह तंत्र। बात करें अरब सागरी अपवाह तंत्र की, तो अरब सागरी जो अपवाह तंत्र है वह राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का लगभग 16 से 17% हिस्सा रखता है। बात करें हम जिस अपवाह तंत्र को पढ़ चुके हैं उसकी आंतरिक अपवाह तंत्र के बारे में, तो आंतरिक अपवाह तंत्र जो था वो हमारा कुल अपवाह तंत्र का लगभग 60% हिस्सा रख रहा था। और जो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है वो हमारा 23 से 24% हिस्सा जो है वो रखता है। बात करें अरब सागर की, तो राजस्थान की कुल 4 नदियां ऐसी हैं जो अरब सागरीय अपवाह तंत्र का हिस्सा हैं। उनमें से 2 नदियां अपना जल कच्छ की खाड़ी में ले जाती हैं और 2 नदियां अपना जल खंबात की खाड़ी में ले जाती हैं। दोनों ही खाड़ियां जो हैं वो गुजरात राज्य का हिस्सा है हमारा, और गुजरात राज्य की सीमा किससे लगती है? अरब सागर से लगती है। इस तरह से राजस्थान की कुल 4 नदियां ऐसी हैं जो सीधे तौर पर अरब सागर में अपना जल ले जाती हैं। ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं, उससे पहले नदियों को पढ़ने से पहले हम अरब सागर के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता होगा कि ये हमारा दक्षिण भारत का जैसे कि मैप है। दक्षिण भारत में ये वाला जो राज्य हमारा कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य है, गुजरात। और गुजरात के ऊपर जो हमारा राज्य लगता है वो कौन सा लगता है? आपको पता होगा, राजस्थान। गुजरात के ऊपर हमारा कौन सा राज्य स्थित है? राजस्थान। ठीक है ना। गुजरात के अंदर ये जो 2 खाड़ियां हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो है हमारी कच्छ की खाड़ी, एक तो है हमारी कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, और नीचे वाली जो खाड़ी है वो है हमारी खंबात की खाड़ी। ये कौन सी हमारी? खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। और दोनों ही खाड़ियां जो हमारा हिस्सा है वो किसका हिस्सा है? हमारा दोनों ही खाड़ियां जो हैं वो अरब सागर का हिस्सा है। किसका? अरब सागर का। आपको पता होगा दक्षिण भारत के इधर वाला जो हिस्सा है वो तो क्या कहलाता है? हमारा अरब सागर कहलाता है। जो दक्षिण भारत के इस ओर जो सागर स्थित है वो तो अरब सागर है, और इधर वाला जो जल है हमारा वो क्या कहलाता है? बंगाल की खाड़ी। ये कहलाता है हमारा बंगाल की खाड़ी वाला हिस्सा। ठीक है ना। तो अरब सागर में गुजरात राज्य में 2 खाड़ी लगती है हमारी, एक तो कच्छ की खाड़ी लगती है और एक खंबात की खाड़ी लगती है। बात करें राजस्थान से दूरी की, देखिए राजस्थान से दूरी की बात करें, अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि अरब सागर की राजस्थान से दूरी कितनी है तो इसका आंसर अलग आएगा। और क्वेश्चन ऐसे आए कि राजस्थान की सीमा से अरब सागर की दूरी कितनी है तो इसका उत्तर जो है वो अलग आएगा। अगर बात करें राजस्थान से दूरी, तो ये दूरी हमेशा केंद्र बिंदु से मानी जाएगी, तो उस समय इसकी दूरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 693 किलोमीटर, जो अजमेर से मापी जाएगी। और ऐसे है कि राजस्थान की सीमा से अरब सागर की दूरी, तो इसकी दूरी है वो है हमारी 400 किलोमीटर। राजस्थान की सीमा से अरब सागर कितने किलोमीटर दूर है? हमारा 400 किलोमीटर दूर है। खंबात की खाड़ी की चर्चा करें तो राजस्थान की सीमा से खंबात की खाड़ी की जो दूरी है वो लगभग 275 किलोमीटर मानी जाती है। बात करें कच्छ की खाड़ी की, तो कच्छ की खाड़ी की जो दूरी है वो राजस्थान की सीमा से 225 किलोमीटर मानी जाती है। ठीक है ना। कच्छ की खाड़ी राजस्थान की सीमा से कितने किलोमीटर दूर है? 225 किलोमीटर दूर है हमारी। खंबात की खाड़ी 275 किलोमीटर दूर है। और अरब सागर जो है राजस्थान की सीमा से लगभग कितने किलोमीटर दूर है? 400 किलोमीटर दूर है। कच्छ की खाड़ी की बात करें तो कच्छ की खाड़ी में राजस्थान की 2 नदियां अपना जल ले जाती हैं।
कच्छ की खाड़ी को ही कच्छ का रण भी बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पर राजस्थान की दो नदियां आती हैं, एक तो आती है हमारी लूनी नदी, लूनी नदी, और एक आती है हमारी पश्चिमी बनास नदी। एक नदी तो अपना जल कौन सी नदी लाती है, लूनी नदी, एक लाती है पश्चिमी बनास नदी। राजस्थान की दो नदियां किसमें अपना जल लाती हैं, कच्छ की खाड़ी, कच्छ के रण में लाती हैं। और राजस्थान की दो नदियां खंबात की खाड़ी में अपना जल लाती हैं। कौन कौन सी, एक तो लाती है साबरमती नदी, साबरमती नदी, एक नदी जो है वो कौन सी हमारी माही नदी है। इन दो नदियों का जल कहां पे आता है, खंबात की खाड़ी में आता है। सीधे तौर पे बात करें तो इन चार नदियों में से तीन नदियां ऐसी हैं, कौन कौन सी, लूनी, पश्चिमी बनास और साबरमती। ये तीन ऐसी नदियां हैं जिनका उद्गम राजस्थान से होता है। बात करें माही नदी, तो माही नदी का उद्गम जो है वो कहां से होता है, हमारा मध्य प्रदेश राज्य से होता है। मध्य प्रदेश के बाद में ये राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान में कुछ जिलों में बहने के पश्चात ये गुजरात राज्य में चली जाती है और उसके पश्चात गुजरात राज्य में ही खंबात की खाड़ी में ये विलय हो जाती है। ठीक है ना। तो राजस्थान के सीधे तौर पर जो नदियों का संबंध है, तीन नदियों का संबंध है अरब सागर से, लूनी नदी, पश्चिमी बनास नदी और साबरमती नदी। माही नदी का उद्गम हालांकि मध्य प्रदेश से होता है लेकिन ये राजस्थान से होकर बहती है, इसलिए इसका संबंध भी किससे है, हमारा अरब सागर से पढ़ लेते हैं। तो राजस्थान की चार नदियों का अध्ययन हम कर लेते हैं किसके साथ में, अरब सागर के संदर्भ में। ठीक है ना। चलिए, तो कुछ बातें हैं मैं आपको लिख देता हूं, अगर आप इसको बनाना चाह रहे तो बना लो, मैं इसको हालांकि थ्योरी के रूप में लिख रहा हूं। चलिए तो जो अभी हमने पढ़ा उसको लिख लेते हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि अरब सागरीय अपवाह तंत्र कहते किसे। जैसे हमने आंतरिक अपवाह तंत्र की परिभाषा पढ़ी थी ना, कि ऐसी नदियां या वे नदियां जो अपना जल किसी भी सागर अथवा महासागर तक नहीं ले जा पाती वो क्या कहलाती थी, हमारी आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां कहलाती थी। इसी तरह इसमें क्या हो जाएगा कि राजस्थान की या किसी भी पूरे भारत के किसी भी राज्य की नदियां जो अपना जल किस में ले जाती हूँ, अरब सागर में ले जाती हूँ, वो कौन से अपवाह तंत्र की नदियां कहलाएंगी, अरब सागरीय अपवाह तंत्र की नदियां कहलाएंगी। तो परिभाषा लिखना चाह रहे तो लिखो, वे नदियां, लिखो वे नदियां जो अपना जल, जो अपना जल अरब सागर, अरब सागर में ले जाती हूं, ले जाती हूं, वे अरब सागरीय अपवाह तंत्र की नदियां कहलाती हैं। वे अरब सागरीय अपवाह तंत्र की नदियां कहलाती हैं। अपवाह तंत्र की नदियां कहलाती हैं, नदियां कहलाती हैं। ठीक है ना। इसी की परिभाषा इस तरह से हमने देखी थी कि ऐसी नदियां, आंतरिक अपवाह तंत्र में पढ़ा था ना कि ऐसी नदियां जो अपना जल किसी भी सागर अथवा महासागर तक नहीं ले जा पाती वो क्या कहला रही थी, आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां कहला रही थी। लेकिन अरब सागरीय अपवाह तंत्र में क्या हो जाएगा, ये नदियां अपना जल कहाँ लेकर जाएगी, अरब सागर में लेके जाएंगी। ठीक है ना। बात करें अरब सागर के संदर्भ में तो राजस्थान से, राजस्थान की सीमा से, राजस्थान की सीमा से अरब सागर की दूरी, अरब सागर की दूरी लगभग, लगभग 400 किलोमीटर है। राजस्थान से अरब सागर की दूरी लगभग कितनी है, 400 किलोमीटर, राजस्थान की सीमा से 400 किलोमीटर। ठीक है। बात करें कच्छ की खाड़ी की, कच्छ की खाड़ी की, कच्छ की खाड़ी की राजस्थान की सीमा से दूरी, राजस्थान की
सीमा से दूरी लगभग 225 किलोमीटर है, लगभग 225 किलोमीटर है। ठीक है, अब बात करें खंबात की खाड़ी की, तो लिखिए खंबात की खाड़ी की राजस्थान की सीमा से दूरी लगभग 275 किलोमीटर है, लगभग 275 किलोमीटर है। ठीक है, अब बात करते हैं नदियों की। तो राजस्थान की कुल 4 नदियां अपना जल अरब सागर में ले जाती हैं, अरब सागर में ले जाती हैं। ठीक है, तो राजस्थान की कितनी नदियां हैं तो सीधे तौर पे अपना जल ले जाती हैं? 4 नदियां हैं जो सीधे तौर पे अपना जल अरब सागर में ले जाती हैं। उनमें से लूनी और माही नदी अपना जल कहाँ लेके जाती हैं? कच्છી खाड़ी में लेके जाती हैं। और लूनी और पश्चिमी बनास नदी अपना जल कहाँ लेके जाती हैं? कच्ची खाड़ी में लेके जाती हैं। और साबरमती और हमारी कौन सी माही नदी जो है अपना जल कहाँ लेके जाती है? खंबात की खाड़ी में लेके जाती है। तो लिखिए लूनी और पश्चिमी बनास नदियां पश्चिमी बनास नदियां अपना जल कच्छ की खाड़ी में ले जाती हैं। कच्छ की खाड़ी, अगर कच्छ की खाड़ी नहीं मिले तो फिर आपको कच्छ का रन भी मिलेगा। ठीक है, दोनों ही बात लिख लो, कच्छ की खाड़ी या रन में ले जाती हैं, में ले जाती हैं। ठीक है, अब लिखिए साबरमती और माही नदियां अपना जल खंबात की खाड़ी में ले जाती हैं, खंबात की खाड़ी में ले जाती हैं, ले जाती हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ बात हो गई हमारी किसके बारे में? अरब सागर के बारे में। लिखना चाहो तो लिख लो, अरब सागर में यहीं पर गुजरात में राजस्थान के सबसे नजदीक बंदरगाह जो माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? कांडला बंदरगाह माना जाता है, जिसका वर्तमान में नाम कर दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। तो लिख लीजिए राजस्थान के सर्वाधिक नजदीक बंदरगाह, राजस्थान के सर्वाधिक नजदीक स्थित बंदरगाह कांडला बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह है। कहां पर स्थित है? गुजरात में कांडला बंदरगाह है, जिसका वर्तमान में नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है।
कांडला बंदरगाह का नाम ही क्या कर दिया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर एक बिंदु और बनता है, लेकिन हालांकि आपके लिए नहीं पूछा जाएगा। एक बिंदु क्या बनता है कि अरब सागर से ही राजस्थान के लिए एक नहर निकाली जा रही है, जो राजस्थान के जालौर जिले तक जाएगी। कहां तक? राजस्थान के जालौर जिले तक जाएगी। और उस नहर के द्वारा जो बंदरगाह है हमारा कांडला बंदरगाह, उसको जोड़ा जाएगा। और राजस्थान में जितना भी व्यापार होता है उस व्यापार को फिर नहरों के द्वारा जोड़ दिया जाएगा। मतलब उस नहर में भी जहाजों के द्वारा क्या किया जाया करेगा, व्यापार किया जाया करेगा, ठीक है ना। तो लिखना चाहो तो लिख लो। अच्छा, एक और बात बता दूं कि इस तरह के जो बंदरगाह बनाए जाते हैं ना, जैसे किसी स्थलीय भाग से किसी की सीमा नहीं जुड़ी हुई है, फिर नहर द्वारा उसको किसी राज्य को जोड़ दिया गया, जैसे कि राजस्थान में नहर द्वारा जोड़ा जा रहा है जालौर जिले को। तो इस तरह के जो बंदरगाह बनाए जाते हैं उन बंदरगाह को कहते हैं शुष्क बंदरगाह। ऐसे बंदरगाह को क्या बोलते हैं? शुष्क बंदरगाह। तो लिख लीजिए, वर्तमान में अडानी ग्रुप की सहायता से अरब सागर से एक नहर निकालकर जालौर जिले तक लाई जा रही है। जालौर जिले तक लाई जा रही है, जिससे राजस्थान की जलीय व्यापारिक क्षमता में बढ़ोतरी होगी। ठीक है ना। तो क्या किया जा रहा है कि अडानी ग्रुप की सहायता से अरब सागर से एक नहर निकाली जा रही है, जो राजस्थान के किस जिले तक लाई जाएगी? जालौर जिले तक लाई जाएगी। जिससे क्या है, उस नहर में भी क्या चला करेंगे, फिर जहाज चला करेंगे, व्यापारिक जहाज चला करेंगे। जिससे क्या है, राजस्थान की जो व्यापारिक क्षमता है, जलीय व्यापारिक क्षमता है, उसमें बढ़ोतरी होगी। हालांकि राजस्थान में वर्तमान में कोई भी जलीय व्यापार नहीं किया जा रहा है, क्योंकि राजस्थान की सीमा केवल स्थलीय सीमा ही है, जलीय सीमा है नहीं। लेकिन राजस्थान में भी फिर जलीय व्यापार संभव हो सकेगा, ठीक है ना। और इस तरह के जो नहरें निकालकर बंदरगाह बनाए जाते हैं, उन बंदरगाह को बोलते हैं हम, या तो कह दो लैंडलॉक्ड बंदरगाह, या कह लो शुष्क बंदरगाह, ठीक है ना। तो इस तरह के जो बंदरगाह होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? शुष्क बंदरगाह। हालांकि जोधपुर जिले में भी एक शुष्क बंदरगाह की क्या हो चुकी है? घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी उस पर कार्य स्टार्ट नहीं है। इस पर कार्य स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। तो ये बातें लिख लो। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं अब नदियों के बारे में। अरब सागरीय अपवा तंत्र की जितनी भी नदियां हैं उनके बारे में एक एक से चर्चा करते हैं। चलिए, तो अरब सागरीय अपवा तंत्र की नदियों के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले हम सबसे जो मुख्य नदी है राजस्थान की, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कौन सी नदी? लूनी नदी। लूनी नदी के बारे में हम क्या कर लेते हैं? चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। लूनी नदी के बारे में देखें तो लूनी नदी का सबसे पहले देखें हम उद्गम। तो लूनी नदी का जो उद्गम है वो दो वितरिकाओं के रूप में होता है। इसकी एक जो वितरिका है जिसे सागरमती बोलते हैं, उसका उद्गम जो होता है वो हमारी नाग पहाड़, आना सागर झील के पास में स्थित है हमारा नाग पहाड़, यहां से इसका उद्गम होता है। और इसकी दूसरी जो वितरिका है जिसे हम सरस्वती बोलते हैं, उसका उद्गम जो होता है वो हमारी एक घाटी है, पुष्कर घाटी। कौन सी घाटी? पुष्कर घाटी। पुष्कर घाटी से सरस्वती नदी का उद्गम होता है।
तो लूनी नदी का उद्गम जो है वो किस रूप में होता है, दो वितरकाओं के रूप में होता है हमारा। एक तो है हमारी सागरमती और एक है सरस्वती। इन दोनों वितरकाओं का जो मिलन है, संगम है, वो एक अजमेर जिले में ही एक स्थान है हमारा गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ के पास इनका क्या हो जाता है, संगम हो जाता है। गोविंदगढ़ ये भी कहां पर स्थित है, हमारा अजमेर में स्थित है गोविंदगढ़, अजमेर, ठीक है ना। तो ये तो है हमारी कौन सी नदी, सागरमती, और एक है हमारी सरस्वती। सागरमती नदी का जो उद्गम है वो कहां से हो रहा है, नाग पहाड़ से। नाग पहाड़ आना सागर झील के पास में है और कहां पर है ये, अजमेर में स्थित है। और गोविंदगढ़ के पास जो इनका मिलन होता है दूसरी नदी का, वो कौन सी नदी है, सरस्वती। और सरस्वती नदी का उद्गम जो हो रहा है वो कहां से हो रहा है, हमारी घाटी से होता है, पुष्कर घाटी से। पुष्कर घाटी कहां पर है, हमारी अजमेर में, ठीक है ना। उसके बाद में इन दोनों नदी गोविंदगढ़ के पास मिलने के पश्चात इसका नाम क्या पड़ जाता है, फिर लूनी पड़ जाता है। तो लूनी अजमेर के बाद, अजमेर में बहने के पश्चात ये नागौर में जाती है। नागौर के बाद ये फिर जोधपुर, पाली, बाड़मेर और उसके बाद फिर जालौर जिले में होती है, राजस्थान की सीमा से क्रॉस कर जाती है और कहां पर चली जाती है, हमारी गुजरात में। और गुजरात राज्य में फिर ये कहां पर विलय हो जाती है, हमारी कच्छ के रण में जाकर के ये क्या हो जाती है, विलय हो जाती है, ठीक है ना। ये कच्छ का रण है और यहां पर जाकर क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, ठीक है। एक बार देखूंगा आपको दिख रहा है क्या, चलो मैं कच्छ का रण थोड़ा ऊपर बना देता हूं। तो मान लीजिए ये हमारा इस तरह से भारत का हिस्सा है और ये वाला हिस्सा किसका है, हमारा कच्छ का रण का है। तो कच्छ के रण में जाकर के ये नदी क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, ठीक है। अरब सागर का हिस्सा है हमारा कौन सा, कच्छ का रण, वहां पर जाकर के क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, ठीक है ना। अजमेर में ही जो सागरमती नदी है इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसे हम साकरी नदी भी कहते हैं। कौन सी, साकरी नदी भी कहते हैं, ठीक है। अजमेर से निकलने के बाद ये कहां जाती है, हमारी नागौर। लूनी नदी राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है। नागौर, नागौर के बाद ये जोधपुर, जोधपुर के बाद पाली, पाली के बाद फिर बाड़मेर, बाड़मेर के बाद जालौर, और जालौर के बाद फिर ये गुजरात में प्रवेश कर जाती है। ये गुजरात है हमारा, गुजरात में ये क्या है, हमारा कच्छ का रण, वहां पे जाके ये विलुप्त हो जाती है, कच्छ का रण। कच्छ के रण में ये अरब सागर में जाके इसका क्या हो जाता है, संगम हो जाता है, ठीक है ना। तो राजस्थान की 3 नदियां ऐसी हैं जो राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती हैं। उनमें से एक नदी है हमारी लूनी नदी, जो राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है। वर्तमान के संदर्भ में देखें तो अभी नए जिलों की जो घोषणा हुई है उनकी अभी सीमाओं का निर्धारण हुआ नहीं है, इसलिए हो सकता है इस डाटा में चेंज आ जाए। हालांकि पूरा भूगोल ही हमारा चेंज हो जाएगा, तब हम नए सिरे से भूगोल को स्टार्ट करेंगे। तो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य से हम देखें तो राजस्थान की 3 नदियां ही ऐसी हैं जो राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती हैं। एक है हमारी लूनी, एक है हमारी चंबल और एक है हमारी बनास नदी, ठीक है ना। बात करें लूनी नदी की अन्य विशेषताओं के बारे में, तो नागौर जिले से ही एक इसकी नदी मिलती है जो अरावली पर्वतमाला से जिसका उद्गम नहीं होता है। राजस्थान की या ऐसे कह लो लूनी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता है, वो हमारी जोजी नदी आकर के नागौर जिले में प्रवाहित होते ही कहां पर मिल जाती है, लूनी नदी में मिल जाती है। हालांकि सहायक नदियों के बारे में हम इसके दूसरे डायग्राम में चर्चा कर लेंगे, पहले इसकी अन्य विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। देखिए बाड़मेर जिले के एक शहर है, बाड़मेर में एक स्थान है हमारा बालोतरा। बालोतरा, बालोतरा के बारे में 2 आपको तथ्य याद रखने हैं। एक तो तथ्य ये, बालोतरा जो है वो लूनी नदी के पेटे से नीचे बसा हुआ शहर है। बालोतरा शहर लूनी के पेटे से नीचे बसा है, पेटे से नीचे बसा शहर है। अतः जब कभी भी हमारी अजमेर की पहाड़ियों में अधिक बरसात होती है
तो बालोतरा शहर में क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, ठीक है ना। एक इसकी आप विशेषता याद रखना, बालोतरा के बाद हमारी जो लूनी नदी है वो कैसी हो जाती है, खारी हो जाती है। कैसी हो जाती है, लवड़ीय हो जाती है। बालोतरा तक तो ये नदी कैसी है हमारी, मीठी, उसके बाद में ये कैसी हो जाती है, खारी हो जाती है। ये किस विशेषता, ये याद रखना। और बाड़मेर जिले में ही इस नदी के किनारे एक सभ्यता का विकास हुआ था, ऐसे कह लो तिलवाड़ा सभ्यता। एक सभ्यता का विकास हुआ था हमारी तिलवाड़ा सभ्यता। बाड़मेर जिले में ही इस नदी के किनारे एक सभ्यता का विकास हुआ है। कौन सभ्यता, तिलवाड़ा सभ्यता। और बाड़मेर जिले में ही एक हमारा मेला लगता है, मल्लीनाथ पशु मेला। तो तिलवाड़ा में लगता है, यही लिख देता हूँ, मल्लीनाथ पशु मेला, वो भी इसी नदी के किनारे लगता है, तिलवाड़ा में। मल्लीनाथ पशु मेला, मल्लीनाथ पशु मेले का भी आयोजन कहाँ होता है, तिलवाड़ा बाड़मेर में होता है, इसी लूनी नदी के किनारे पर होता है, ठीक है ना। उसके बाद में लूनी नदी के बारे में एक बार जोधपुर जिले के यहाँ पर बिंदु याद रखना, जोधपुर जिले में यहाँ पर लूनी नदी पर एक बांध बना हुआ है। कौन सा बांध, पिच्याक बांध। कौन सा, पिच्याक, पिच्याक बांध। जोधपुर जिले में लूनी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, पिच्याक बांध बना हुआ है, ठीक है ना। लूनी नदी की अन्य विशेषताएं जो है वो भी देख लो आप। जैसे कि बात करें इसके अन्य नामों के बारे में, आप डायग्राम बना लो, फिर मैं इसके अन्य नाम, लंबाई वगैरह वो सब कुछ अलग से हम थ्योरी के रूप में पढ़ लेते हैं। आप एक बार लूनी नदी का डायग्राम बना लो जिलों के संदर्भ में, अगर मैप हो तो आप मैप में बनाना, इससे क्या है आपको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मैप पर देखने के बाद हम बात कर लेते हैं लूनी नदी की विशेषताओं के बारे में, ठीक है ना। तो एक एक से विशेषताएं लिखते हैं। सबसे पहले हम बात करें लूनी नदी के उद्गम के बारे में। उद्गम, तो लूनी नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है हमारा, इसका उद्गम दो वितरकाओं के रूप में होता है। एक हमारी सागरमती, एक वितरका क्या है, सागरमती, और एक वितरका का नाम क्या है हमारी, सरस्वती। सागरमती है एक, सरस्वती। सागरमती के उद्गम की बात करें तो सागरमती का जो उद्गम है वो होता है हमारा नाग पहाड़ से। किससे, नाग पहाड़, नाग पहाड़ से। सरस्वती की बात करें तो इसका जो उद्गम होता है वो होता है हमारा पुष्कर घाटी से, पुष्कर घाटी। लूनी नदी के उद्गम की दो वितरकाएं हैं, सागरमती और सरस्वती। दोनों का ही जो संगम है वो अजमेर में ही गोविंदगढ़ के निकट हो जाता है, ठीक है ना। बात करें संगम की, तो संगम इसका होता है कच्छ की खाड़ी, अरब सागर में। संगम कहां पे होता है, कच्छ की खाड़ी, अरब सागर, अरब सागर, ठीक है। बात करें इसकी लंबाई की, लंबाई की, तो लंबाई इसकी लगभग कितनी है, लंबाई मानी जाती है इसकी 495 किलोमीटर, 495 किलोमीटर। बात करें इसके प्रवाह क्षेत्र की, इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ है, तो ये दो राज्यों में बहती है। कौन कौन सा, एक तो हमारा राजस्थान, और राजस्थान के बाद एक कहाँ बहती है, गुजरात में। भारत के दो राज्यों में बहती है, राजस्थान और गुजरात। बात करें राजस्थान में प्रवाह की, तो राजस्थान में ये 6 जिलों में बहती है। राजस्थान के कितने जिलों में, 6 जिलों में बहती है। 6 जिलों के नाम लिखो आप। सबसे पहले लिखो अजमेर, अजमेर के बाद ये जाती है नागौर में, नागौर के बाद ये जाती है हमारी पाली जिले में, पाली के बाद जाती है जोधपुर में, जोधपुर के बाद जाती है बाड़मेर में, और बाड़मेर के बाद जाती है जालौर में, बाड़मेर के बाद जालौर, ठीक है ना। ये प्रवाह हो गया। बात करें इसके अपवाह बाद में बात कर लेंगे, उससे पहले बात कर लेते हैं इसके अन्य नाम की। अन्य नाम क्या है इसका, अन्य नाम है इसका, इसको बोलते हैं हम लवणवती,
लवणाद्रि, कालिदास ने इसे अंतः सलिला भी कहा है। अंतः सलिला, अंतः सलिला किसने कहा है? कालिदास ने कहा है, कालिदास ने। उसके बाद में इसे बोलते हैं आधी मीठी आधी खारी नदी। आधी मीठी आधी खारी नदी। इसे हम बोलते हैं मरुस्थल की गंगा। मरुस्थल की गंगा। अन्य नामों की बात करें तो इसे हम बोलते हैं गौड़वाड़ प्रदेश की गंगा, क्योंकि गौड़वाड़ बाड़मेर के, जालौर और बाड़मेर के आसपास का क्षेत्र है, उसे क्या बोलते हैं? गौड़वाड़ बोलते हैं, इसलिए इसे गौड़वाड़ की गंगा भी बोला जाता है। गौड़वाड़ की गंगा। अजमेर के पास इस नदी को साक्री बोलते हैं। इसके उद्गम स्थल पर इस नदी को अजमेर के पास साक्री बोला जाता है। लिख लीजिए, अजमेर के पास, अजमेर के पास। राजस्थान की जब दक्षिणी सीमा में अर्थात ये जालौर जिले में बहती है, वहां पर एक दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। उस दलदली क्षेत्र को क्या कहते हैं? रेल या नाड़ा कहते हैं। रेल या नाड़ा। ये कहां पर? जालौर में। जालौर में इस नदी को क्या? रेल या नाड़ा कहा जाता है। तो ये थे इसके अन्य नाम, ठीक है ना। अब बात करें इसके अपवाह क्षेत्र। इस नदी का कुल अपवाह क्षेत्र कितना है? तो राजस्थान के कुल अपवाह क्षेत्र का ये लगभग 10.41% हिस्सा रखती है। ये राजस्थान के कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग कितना? 10.41% हिस्सा रखती है। और बात करें इसके जल ग्रहण क्षेत्र की, जल ग्रहण क्षेत्र, जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर यह राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो लगभग 20.21% जल ग्रहण क्षेत्र रखती है, ठीक है ना। इस नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है? 10.41%। और इसका जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? वो है हमारा 20.21%, ठीक है ना। चलिए, ये थी इस नदी के बारे में सामान्य जानकारी। अब इसकी कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं, उनके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं लूनी नदी के विशेष तथ्यों के बारे में। किसके बारे में? विशेष तथ्यों के बारे में। विशेष जो बातें हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। विशेष तथ्य, ठीक है ना। देखिए, उद्गम से ही हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो लूनी नदी को उद्गम जो स्थान है इसका, उस पर इसकी जो मेन शाखा है वो सागरमती को माना जाता है। तो लूनी नदी को उद्गम स्थल पर सागरमती के नाम से जाना जाता है। उसके बाद गोविंदगढ़ के पास इसमें सरस्वती नदी जो पुष्कर घाटी से निकलकर आती है, वह मिलने पर इस नदी का नाम क्या हो जाता है? लूनी हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में अन्य विशेषताओं की बात करें तो अन्य विशेषता आप लिखते चलना। अन्य विशेषता जैसे कि यह जो नदी है वो अजमेर जिले से निकलने के पश्चात राजस्थान के कुल 6 जिलों में प्रवाहित होती है, और यह राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर, ठीक है ना। अन्य विशेषताओं में आप लिखना चाहो तो लिख लेना। ये भी चलो मैं लिखाते चलता हूँ एक एक से, आप लिखते चलिए। मैंने लंबाई आपको लिखवा दी 495 किलोमीटर, और वहीं पर आप नोट करके एक और लिख लेना, राजस्थान में इस नदी की लंबाई कितनी है? 330 किलोमीटर। राजस्थान में इस नदी की लंबाई कितनी है? 330 किलोमीटर, ठीक है ना। और कुल लंबाई कितनी है? 495 किलोमीटर, ठीक है। चलिए, विशेष तथ्यों में बात करें, सबसे पहली बात लिखिए, उद्गम स्थल पर इस नदी को, उद्गम स्थल पर इस नदी को सागरमती के नाम से जाना जाता है। सागरमती के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। तत्पश्चात गोविंदगढ़ के पास
तत्पश्चात गोविंदगढ़ के पास इस नदी में पुष्कर घाटी से आने वाली सरस्वती नदी मिलने पर इसे लूनी नदी के नाम से जाना जाता है। इसे लूनी नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। चलिए अगली विशेषता लिखो। अपने उद्गम स्थल पर इस नदी का जल मीठा होता है। इस नदी का जल मीठा होता है तथा बालोतरा बाड़मेर के बाद इस नदी का जल खारा हो जाता है या लवणीय, कुछ भी लिख लेना, खारा या लवणीय हो जाता है। ठीक है ना। ये विश्व की एकमात्र नदी है जो अपने उद्गम स्थल पर तो क्या है, मीठी है, लेकिन बाद में ये कैसी हो जाती है, खारी हो जाती है। ठीक है। अगली विशेषता लिखो। यह मरुस्थलीय प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। ये मरुस्थलीय प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, इसीलिए तो इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, मरुस्थल की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। आगे लिखना चाहो तो लिख लेना, इसलिए इस नदी को मरुस्थल की गंगा के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है ना। चलिए अगली विशेषता की बात करें तो अगली विशेषता है, लिखिए, इस नदी के किनारे, ऐसे लिखो, बाड़मेर जिले के तिलवाड़ा नामक स्थान पर इस नदी के किनारे तिलवाड़ा नामक सभ्यता का विकास हुआ था। तिलवाड़ा नामक सभ्यता का विकास हुआ था। जहां वर्तमान में मल्लीनाथ जी का पशु मेला भरता है। वर्तमान में मल्लीनाथ जी का पशु मेला भरता है। ठीक है ना। तो तिलवाड़ा में क्या भरता है, मल्लीनाथ जी का पशु मेला भरता है। अगला लिखिए, बाड़मेर का बालोतरा शहर लूनी नदी के पेटे से
लूनी नदी के पेटे से नीचे बसा शहर है, नीचे बसा शहर है। अतः जब कभी अजमेर की पहाड़ियों में, अतः जब कभी अजमेर की पहाड़ियों में अधिक वर्षा होती है तो अधिक वर्षा होती है तो बालोतरा शहर में बाढ़ आ जाती है, होती है तो बालोतरा शहर में बाढ़ आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। ठीक है ना। इस नदी के द्वारा जोधपुर जिले में जो बांध स्थित है, कौन सा, पिच्याक बांध, उसमें पानी की आपूर्ति की जाती है। तो चलिए इन विशेषताओं को लिखिए, फिर अन्य विशेषता लिखाते हैं हम। अगली विशेषता लिखिए। अगली विशेषता है जोधपुर जिले में स्थित जोधपुर जिले में स्थित पिच्याक बांध। जोधपुर जिले में कौन सा बांध स्थित है, पिच्याक बांध। तो जोधपुर जिले में स्थित पिच्याक बांध में इस नदी के द्वारा ही क्या की जाती है, जलापूर्ति की जाती है। तो लिखिए जोधपुर जिले में स्थित पिच्याक बांध, जिसका दूसरा नाम क्या है, जसवंत सागर बांध, दूसरा नाम है इसका जसवंत सागर बांध। पिच्याक बांध में लूनी नदी द्वारा ही जलापूर्ति की जाती है, लूनी नदी द्वारा ही क्या की जाती है, जलापूर्ति की जाती है। ठीक है ना। तो जोधपुर जिले में इस नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, पिच्याक बांध, जिसका दूसरा नाम क्या है, जसवंत सागर बांध। इसमें लूनी नदी के द्वारा क्या की जाती है, जलापूर्ति की जाती है। अगली विशेषता लिखिए। देखिए इस नदी का उद्गम जो हो रहा है वो हो रहा है हमारा अरावली पर्वतीय क्षेत्र से, और यह नदी प्रभावित क्या हो रही है, मरुस्थलीय जिलों में प्रभावित हो रही है। तो आपको पता होगा कि अरावली प्रदेश में वर्षा अधिक होती है और मरुस्थलीय जो जिले हैं या मरुस्थलीय प्रदेश जो है उसमें वर्षा कम होती है। तो इसका ये बिंदु पूछा जाता है कि लूनी नदी एक ऐसी नदी है जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र से कम वर्षा वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है। तो लिखिए विशेषता, यह नदी अधिक वर्षा वाले क्षेत्र से कम वर्षा वाले क्षेत्र की ओर, कम वर्षा वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है, तो लूनी नदी एक ऐसी नदी है जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र से कम वर्षा वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है। क्यों, क्योंकि उद्गम तो इसका कहां से हो रहा है, अरावली पर्वतीय प्रदेश से हो रहा है, जबकि बहकर जा कहां रही है, मरुस्थलीय क्षेत्र में जा रही है। ठीक है ना। चलिए अगली विशेषता लिखिए। इस नदी के अपवाद क्षेत्र को, इस नदी के अपवाद क्षेत्र को बाड़मेर जिले में, किस नाम से, गौड़वार प्रदेश के नाम से जाना जाता है। बाड़मेर जिले में गौड़वाड़ प्रदेश के नाम से
जाना जाता है। गौड़वाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो बाड़मेर जिले में इस नदी का जो अपवाह क्षेत्र है उसे किस नाम से जाना जाता है? गौड़वाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। चलिए अगली विशेषता लिखिए, जालौर तथा गुजरात तथा जालौर की सीमा पर, लिखिए राजस्थान में जालौर की सीमा पर, जालौर की सीमा पर यह नदी एक दलदल का निर्माण करती है, एक दलदल का निर्माण करती है जिसे स्थानीय भाषा में नेहड़, नाड़ा या रेल कहते हैं। नेहड़, नाड़ा या क्या कहते हैं? रेल कहते हैं, ठीक है ना। तो जालौर जिले की सीमा पर यह नदी क्या है? एक दलदल का निर्माण करती है जिसे क्या कहते हैं? नेहड़, नाड़ा या रेल कहते हैं, ठीक है ना। अगली विशेषता की बात करें तो एक इसकी सहायक नदी है, हालांकि इसकी सहायक नदी काफी है, लेकिन एक जोजड़ी ऐसी एक सहायक नदी है जो जिसका उद्गम कहां से नहीं हो रहा है? हमारा अरावली से नहीं होता है, ठीक है ना। तो लिखिए लूनी की एकमात्र लूनी की, ऐसे लिखो, लूनी की सहायक जोजड़ी नदी एकमात्र ऐसी सहायक नदी है, एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम अरावली प्रदेश से नहीं होता है, अरावली प्रदेश से नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसकी एकमात्र सहायक कौन सी? जोजड़ी नदी इसकी एकमात्र सहायक ऐसी नदी है जिसका उद्गम किससे नहीं हो रहा है? अरावली से नहीं होता है। इसका उद्गम नागौर जिले में ही होता है, पोडलू गांव की पहाड़ियों से होता है। नागर कौन सा जिला हमारा? मरुस्थली जिला है। तो इसका उद्गम कहां से होता है? नागौर जिले से होता है, और एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता है। बात करें इसकी सहायक नदियों की, लूनी की सहायक नदियां, तो सहायक नदियों को याद करने के लिए मैंने हालांकि शॉर्ट वीडियो में एक ट्रिक बनवा दी थी, आपने देखी होगी, वो ट्रिक से आप याद कर लेना इसकी सहायक नदियों को। ट्रिक क्या है? बांडी जो मिली सूखा जवाईसा, तो ट्रिक क्या है? बांडी जो मिली सूखा जवाईसा। बांडी से कौन सी? हमारी बांडी नदी बन जाएगी, बांडी से बांडी नदी, जो से बन जाएगी हमारी जोजड़ी नदी, मिली में दो है हमारी, मी से बन जाएगी मीठड़ी नदी, मीठड़ी, और ली से बन जाएगी लीलड़ी नदी, लीलड़ी, सू से बन जाएगी हमारी सूकड़ी नदी, सूकड़ी, खा से बन जाएगी हमारी खारी नदी, खारी, जवाई से बन जाएगी हमारी जवाई नदी, और सा से बन जाएगी हमारी सागी नदी। सा भी अलग है, सागी अलग है, ठीक है ना।
तो इसकी सहायक नदियों को याद करने की ट्रिक याद कर लेना, बांडी जो मिली सूखा जवाई सा। इससे क्या है आपको लूनी की जितनी भी सहायक नदियां हैं वो याद हो जाएंगी। बांडी से बांडी नदी, जो से जोजड़ी नदी, मी से मीठड़ी नदी, ली से लीलड़ी नदी, सू से सूकड़ी नदी, खा से खारी, जवाई से जवाई नदी और सा से सागी नदी। ठीक है ना, तो ये कौन सी नदी है हमारी लूनी की सहायक नदी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगली वीडियो में फिर हम चर्चा कर लेंगे किसके बारे में, लूनी की सहायक नदियों के बारे में, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, तो लूनी की सहायक नदियां जो है हम अगली वीडियो में देख लेंगे। ठीक है ना, चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।